हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको सेंड किया था कल, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वी हैव डन इन दैट लेक्चर कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, कि हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस ही क्यों करते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास हम निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास बेसिकली हम लोग सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब पार्टिकल्स अलग अलग पड़े हों, यानी पॉइंट मासेज अलग अलग जगह पे पड़े हों। पॉइंट मास मतलब जिसका एक ही कोऑर्डिनेट सिंगल पॉइंट की फॉर्म में वो रखे हो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, और फिर इसी को हम लोग जो है ना एक्सटेंड करते हुए एन पार्टिकल सिस्टम पे ले जाएंगे। राइट, सो नाउ मेरे बच्चों क्या हो गया, सपोज मेरे पास क्या हो गया, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई जेड एक्सिस। अब यहाँ पे मेरा एक पार्टिकल रखा है, उसका मास m1 है, और यहाँ एक पॉइंट मास रखा है, उसका मास कितना है m2। ये जो हमारे पास जो मास m1 है, इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर है r1। अब मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1, z1 हो गए। तो यानी r1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। मतलब इट इज़ टू मच सिंपल, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें। राइट, इसी तरह से दूसरे वाले पार्टिकल, दूसरे वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 z2 हो गए। तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हमने डिफाइन कर दिया, r2। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, r2 जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थिंग। राइट, अब इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो ऑब्वियसली इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा, समवेयर ओवर हेयर। राइट, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे नहीं पता वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, और जहाँ वो लाई कर रहा है उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम है RCM। वो कितना है, वो RCM के बराबर है। सो RCM हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि RCM किसके बराबर आएगा, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू M1 R1 पोजीशन वेक्टर प्लस M2 R2 पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। राइट, ये हो गया। अब यानी कि अब आप देखिए ना, अब आपके पास ये जो RCM मैंने डिफाइन किया, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे। इसका x कोऑर्डिनेट होगा XCM, इसका y कोऑर्डिनेट होगा YCM, और इसका z कोऑर्डिनेट होगा ZCM। सो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो अगर मैं ओपन करना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू ओपन अप, यानी मेरे पास इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगा, XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM k कैप इज इक्वल टू M1, और यहाँ बन जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इन अ सिमिलर मैनर हमारे पास इसी में कंटिन्यू करते हुए साथ में क्या हो जाएगा, M2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमारे पास बन गया। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, M1 प्लस M2 जो दोनों मासेस का सम था। राइट बच्चों, सो आप क्या करिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग जो है ना, हम लोग x1 वाली टर्म्स को अलग, i कैप वाली टर्म्स को अलग से क्लब कर लेंगे, और ऐसे ही तो करिए ज़रा फटाफट से करते हैं शुरू ये काम। ठीक है, सो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो XCM i कैप प्लस YCM j कैप, YCM हो गया सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, प्लस ZCM k कैप, ये हो गया सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट। तो किसके बराबर हो गया, M1 आ गया, और साथ में कौन आ गया, x1 i कैप प्लस M2 x2 i कैप, ये निकल के आ गया। उसके बाद प्लस, अगर मैं आगे चलूँ तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा M1 इसका और इसका प्रोडक्ट आपस में M1 Y1 j कैप प्लस
m2y2 j कैप, राइट बच्चों। और इसी तरह से प्लस हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, व्हाट द थर्ड वेक्टर इज़ गोइंग टू बी, ये तो हमने ऐसे क्लोज कर दिया। ये वाला इनका ले लेंगे, ये के कैप वाली टर्म्स का, m1z1 i कैप प्लस सॉरी k कैप एंड m2z2 k कैप। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास ये कौन हो गया, दिस इज़ योर, ये हमारे पास k कैप का टर्म आ गया डिवाइड बाय। अच्छा, अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँ तो सभी के नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। अभी तो कॉमन लिख रहा हूँ लेकिन आप सबके नीचे भी लिख सकते हैं। यानी मेरे पास क्या बन गया, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या बन गया, XCM i कैप प्लस YCM j कैप प्लस ZCM k कैप, राइट मेरे बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो गया। अब आप ये देखिए, ये आई कैप यहाँ से कॉमन आ जाता है तो क्या बन जाएगा, m1x1 प्लस m2x2। और मेरे बच्चों m1 प्लस m2 सबके नीचे कॉमन लिख सकता हूँ मैं सारे फैक्टर्स के, तो ये पहला फैक्टर आ गया, आई कैप आ गया प्लस। इसी तरह से m1y1 प्लस m2y2 और डिवाइड बाय क्या हो गया, m1 प्लस m2 और साथ में क्या हो गया, j कैप। और बेटा इसी प्रकार से m1z1 प्लस m2z2 और साथ में क्या हो गया, डिवीज़न में m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या हो गया, k कैप आ गया। डिड यू गेट दैट। अब अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स पे तो क्या बन जाएगा बेटा, वी आर गोइंग टू कंपेयर देम ऑन बोथ द साइड्स। सो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। उसी प्रकार से अगर सेकंड को सेकंड से करेंगे तो क्या बन जाएगा, YCM इज इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और इसी तरह से अगर हम इनको आपस में इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा कि ZCM इज इक्वल टू m1z1 प्लस m2z2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये हमारे पास हो गया, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसी n पार्टिकल्स हो जाएं, सो फॉर n पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बड़ा सिस्टम हो जाएगा सिंपल सा। सिर्फ XCM को देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। और इसी तरह से nth पार्टिकल के लिए एडिशन में करते करते क्या हो जाएगा, mnxn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस अप टू एंड सो ऑन mn आ जाएगा, राइट। तो अगर इसको समेशन की फॉर्म में लिख लें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समेशन, क्योंकि अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं ये और ये सेपरेट हैं सारे के सारे, मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है सिस्टम, तो इसलिए इंटीग्रेशन नहीं आया। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो जाएगा mi और डिवीज़न में क्या हो जाएगा इसी तरह से समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो जाएगा mi। डिड यू गेट दैट बच्चों, ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया, XCM का। अब YCM का इसी तरह से कितना हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi, ठीक है, डिवाइड बाय समेशन mi, i इज इक्वल टू 1 to n। समझ में आ गई बेटा ये चीज़ आपको। इसी तरह से ZCM क्या हो जाएगा, व्हाट इज ZCM इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi zi डिवाइड बाय समेशन i इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ हो जाएगा समेशन mi। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलो अब हम लेके क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है मेरे पास ना, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा, एक स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड लेट्स से 2 सेंटीमीटर के बराबर है या a के बराबर है, वट एवर यू वांट टू से। सो मेरे पास एक स्क्वायर की वर्टिसेस के ऊपर ना पॉइंट मासेस रखे हैं, ठीक है। वो पॉइंट मासेस क्या हैं, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सो मान लीजिए इस वाली वर्टिसेस पे जो मास है वो है m मास है, यहाँ वाला 2m है, यहाँ वाला लेट्स से 3m है और यहाँ वाला 4m है। ऐसे ही ले ली मैंने आर्बिट्ररी, इट इज़ नॉट लाइक दैट की। और हर एक साइड वो है वो कितने के बराबर है, ईच साइड इज़ इक्वल टू a। इसका जो हर एक साइड है वो a के बराबर है। काफ़ी सिंपल सी बात है, कुछ इसमें हम बहुत क्रिटिकल बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग वेरी सिंपल, ठीक है। अब मैंने पूछा इसका पूरे का इन चारों मासेस का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसे निकलेगा। उसमें सबसे पहले हमें ऑब्वियसली एक्स एक्सिस भी बनानी पड़ेगी और वाई भी बनानी पड़ेगी। आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी को चूज़ करिए, आप उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। और इसको ओरिजिन मान लिया, एक मास को ओरिजिन पे ले लेंगे। तो अब देखिए फटाफट से, इसका इस वाले मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0, इस वाले का
एक्स कोऑर्डिनेट ए हो गया और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और वाई कोऑर्डिनेट ए हो गया, और इस वाले का एक्स कोऑर्डिनेट भी हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी ए हो गया. सो दिस इज़ द लिस्ट दैट वी हैव. अब बताइए एक्सीएम किसके बराबर था? m1 x1 यानी m इंटू में 0 प्लस m2 x2 यानी 2m में प्लस m3 x3 यानी 3m में, ठीक है, प्लस m4 x4 यानी कि 4m इंटू 0, और नीचे सारे मासेस का सम m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m यानी 10m आ गया आई थिंक. ठीक है, सो विच मीन्स हमारे पास कितना हो गया चेक कर लेते हैं. 3 ठीक है, बिल्कुल 10 आ गया. तो देखिए कितना बच गया, 5ma डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10m. आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, इसको 2 पे काट दीजिए तो आंसर आ गया a/2 यानी XCM कोऑर्डिनेट कितना है a/2. अभी देखते हैं YCM कितना आएगा. YCM के लिए क्या करेंगे जल्दी से देखिएगा प्लीज़, अभी थोड़ा आराम से इसको ऑब्जर्व करना. क्या आ जाएगा m1 y1 यानी कितना हो गया m इंटू 0 प्लस m2 y2 यानी कि 2m इंटू 0 प्लस m3 y3 यानी 3m में, काफ़ी इजी सी बात है, प्लस m4 y4 यानी 4m में. ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया 10m, सबका सम आ गया तो कितना हो गया 4 + 3 7m में डिवाइड बाय क्या हो गया 10m. ये कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया 0.7a आ गया, और ये कितना आया था 0.5a. यानी मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ लाई करेगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ कहाँ लाई करेगा 0.5 पे x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ होगा लगभग 0.7a. तो विच मीन्स कहाँ पे लाई करेगा, दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास, यहाँ लाई करेगा मेरा सेंटर ऑफ मास. डिड यू गेट दैट? तो ये पार्टिकल्स के लिए हो गया, राइट. काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, यू कैन डू ऑल दोज एग्जांपल्स वेरी वेरी इजीली. ठीक है, अब ये देखिए प्लीज़, अगर हम इसके बाद बात करें, अभी ना हमारे पास एक्चुअली सॉलिड बॉडीज़ के लिए भी आते हैं. जैसे तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गए जो अभी तक हमने देखे हैं, अलग अलग पार्टिकल रखे हुए जगह जगह पे, उनका हम निकाल रहे हैं. ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. लेट से मेरे पास एक एग्जांपल है, सपोज व्हाट इज़ दैट एग्जांपल. इसमें तो ना एक्चुअली सेंटर ऑफ मास आया चारों पार्टिकल्स के बीच में, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इनके बीच में ही आए. इससे ना हमारे पास ना क्या होता है, हमारे पास सिमेट्रिकल शेप्स भी होती है. सिमेट्रिकल शेप्स हमारे पास रहती हैं. ना व्हाट आर दोज सिमेट्रिकल शेप्स? लाइकवाइज वी हैव ट्राइंगल इज़ देयर, स्क्वायर इज़ देयर. ठीक है, स्क्वायर हो गया. सॉलिड बोल रहा हूँ, सॉलिड शेप्स बेसिकली. ठीक है, मतलब कि बीच में से भरा हुआ है सामान, खाली नहीं है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है सॉलिड भी, बट सॉलिड स्पेसिफिकली कहना इज़ रॉन्ग आई थिंक, बिकॉज रिंग भी इसमें आ जाएगा. रिंग इज़ देयर, डिस्क इज़ देयर, राइट, स्फीयर इज़ देयर. ठीक है, स्फीयर में भी होलो और सॉलिड वट एवर इट इज़. होलो भी हो सकता है खाली अंदर से, सॉलिड भी हो सकता है. लाइक अ रोड इज़ देयर, रोड हो गई, आयरन रोड हो गई. ठीक है, लाइक वाइज दैट. ठीक है, सो अगर ये मेरे पास ना, ये सभी के सभी मेरे पास शेप्स हैं, और ये सारी की सारी शेप्स यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की हैं. यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. नाउ व्हाट इज़ दिस यूनिफॉर्म मास डेंसिटी? काफ़ी सिंपल है. यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर शेप में से कहीं से भी अगर आप जो है ना, अगर आप वहाँ से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास निकालेंगे. सपोज मैंने वहाँ से 1 क्यूबिक मीटर का लोहा निकाला, जो भी मेरी शेप है, हर जगह उसमें 1 kg है, तो यानी डेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. वैसे ऐसा होता नहीं, लोहे की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इससे मैं तो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे. ठीक है, सो यानी कि हर जगह से मैं अगर कहीं से भी एक टुकड़ा मास, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का, एक पर्टिकुलर लेंथ का, एक पर्टिकुलर एरिया का, प्लेन के केस में एरिया हो गया, लेंथ के केस में लेंथ हो गया, और ज्योमेट्रिकल 3D ज्योमेट्रिकल शेप के केस में वॉल्यूम हो गया. तो अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स निकाल लूँ एक स्फीयर में से, और हर जगह उसमें मास क्या आए, सेम आए, तो उसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. तो इन सभी केसेस में सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास लाइज at the geometrical center. Now what is meaning of that? उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब काफ़ी सिंपल है. सपोज ये रिंग है तो इसके सेंटर पे ये हो गया सेंटर ऑफ मास. ठीक है, उसके बाद ये एक स्क्वायर है, उसके डायगनल्स के इंटरसेक्शन पे ये हो गया सेंटर ऑफ मास. राइट मेरे बच्चों? अब उसके बाद बेटा क्या हो गया, लाइकवाइज एक क्यूब है,
ठीक है, एक कमरा हो गया, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच कहीं पे यहाँ, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों क्या हो गया, सपोज़ मेरे पास एक सॉलिड एक स्फीयर है, दिस इज़ अ स्फीयर, तो स्फीयर के भी सेंटर पे, मतलब इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ऐसे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो आप में से कोई सोच सकता है ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा? ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर बताना नहीं है, ऑब्वियसली लाइव क्लास नहीं है, यू मस्ट बी हैविंग दैट थॉट प्रोसेस इन योर माइंड। ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर ना उसका सेंट्रोइड होता है ना। व्हाट इज सेंट्रोइड? हमारे पास ना ट्रायंगल में मीडियन हम ड्रॉ करते हैं। मीडियन होता है जो किसी भी वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे। सो ये तो इसका मीडियन हो गया, बराबर में बांट दी, ठीक है। उसी तरह से बेटा ये मैंने यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, राइट। उसके बाद मेरे बच्चों मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो ये जो बना ना, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना है, इसको जी बोलते हैं ज्योमेट्रिकली, जी, और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। तो याद रखिएगा, एक ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रॉइड। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे ना, लाइव क्लासेस में, मैं आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा। अभी चलो अभी भी बताता हूँ, कोई बात नहीं, अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पे लाई करता है, अब कैसे करता है वो देखिए प्लीज़, ठीक है। तो देखिए मेरे पास अगर मैं एक रोड कह दूँ ना, सपोज मेरे पास एक ये रोड है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। अब एक ट्रायंगल को पकड़िए आप, सपोज दिस इज़ द ट्रायंगुलर लेमिना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं इसको कैसे कट करता हूँ, मैं इसको इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लेता हूँ, राइट, ये कर दिया, ठीक है। तो पहली स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास बीच में, इसका इसके बीच में, इसका इसके बीच में, इसका इसके बीच में, इसका नेक्स्ट वाली का अपने बीच में, इसका अपने बीच में। तो यानी इन सभी के सेंटर ऑफ मासेस ये आ गए, सारी जो मैंने स्ट्रिप्स कट की हैं। तो ये आगे लाइन, तो ये लाइन बेसिकली कौन होगी, मीडियन। फिर मैंने इसको कैसे कट कर लिया, फिर मैंने इसको ऐसे कट लगा दिए लाइक दिस, मैंने इस पर ऐसे कट्स लगा दिए, ठीक है, ठीक है। अब इसका यहाँ बीच में, इसका इसमें बीच में, यहाँ 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 सभी का बीच में, सारी स्ट्रिप्स जो हैं उनका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली किधर लाई करेगा, उनके बीच में, ठीक है। सो ये हो गया इस तरह से सेंटर ऑफ मासेस जो मैंने ज्वाइन कर दिए। अब आप देखिए कॉमन जगह पे जहाँ सारे सेंटर ऑफ मास ज्वाइन होंगे वो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होंगे, मतलब सारी की सारे पूरा जो मैंने सारा कट किया उसमें अगर मैं कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट देखूंगा, सारी जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वो ऑब्वियसली मीडियंस का इंटरसेक्शन ही आएगा। तो विच मीन्स मेरे पास मीडियन क्या हो गया इस केस में, सेंट्रोइड क्या हो गया, सॉरी सेंटर ऑफ मास हो गया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अभी ना हमारे पास एक बड़ी स्पेशल शेप है, सिलेबस से काट दिया उन्होंने इस बार सीबीएसई के, बट हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे इसका डेरिवेशन भी शॉर्टली, ठीक है। अभी के लिए याद रखिए इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है। तो देखिए मतलब बीच में कहीं पे, देखिए बेटा मास पे लाई नहीं कर रहा, विच मीन्स इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इसके ऊपर लाई कर रहा है, ऐसा नहीं है, आउटसाइड लाई कर रहा है इसके मास से। तो विच मीन्स सेंटर ऑफ मास कैन ऑल्सो लाई आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी हो गया, आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इनसाइड द बॉडी ही लाई करे। सिमिलरली आप यहाँ भी चेक करिए, रिंग के मास पे कहीं लाई नहीं कर रहा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है सेंटर पे जहाँ पे रिंग का मास ही मौजूद नहीं है। डिड यू गेट दैट, ठीक है। सो ये काफ़ी सिंपल है। पॉइंट जैसे हमारे पास अगर सिंपली मैं अलग अलग पॉइंट मासेस दे दूँ तो उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से, राइट मेरे बच्चों, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपको किसका सेंटर ऑफ मास दे दूँ, अगर मैं आपको दे दूँ सॉलिड बॉडीज़ का, सिमेट्रिकल बॉडीज़ का, तो उनका ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है वही क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी। थैंक यू।